हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज का जो हमारा शीर्षक है वो है टिक टिक टिक, जो कि आपका पाठ 4 है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब भी हम टिक 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 सुनते हैं तो हमें घड़ी याद आ जाती है। हम बिना सोचे समझे कुछ भी दिमाग लगाए हम सबसे पहले यही सोचते हैं कि जो टिक 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 आवाज़ आती है वो घड़ी से आती है। अब आप सभी ने जब घड़ी की टिक 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 आवाज़ सुनी है तो आपने घड़ी भी देखी होगी, और घड़ी में जब आपने देखी है तो उसमें आपने 2 सुइयां भी देखी होंगी। तो घड़ी में जब वो सुइयां चलती हैं तभी आवाज़ आती है टिक टिक टिक। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि घड़ी में जो 2 सुइयां होती हैं तो वो 2 प्रकार की होती है। एक होती है छोटी सुई और एक होती है बड़ी सुई। जो घड़ी में छोटी सुई होती है वो घंटे को दर्शाती है और जो बड़ी सुई होती है वो मिनट को दर्शाती है। अब एक और ज़रूरी चीज़, आप सभी ने घड़ी में सुइयों के अलावा उसमें 1 से 12 तक नंबर भी देखे होंगे और उन नंबर्स के बीच में छोटी छोटी रेखाएं भी देखी होंगी। तो वो जो छोटी छोटी रेखाएं होती हैं वो हमारी मिनट के लिए होती हैं। जब हम 12 से 1 तक जाते हैं तो 12 से 1 तक पहुंचने में हम 4 छोटी और 1 को मिला के यानी कि 5 रेखाओं को हम पार कर देते हैं, जिसमें कि हमारे 5 मिनट हो जाते हैं। इसी तरह जब हम 1 से 2 तक पहुंचते हैं तो हम फिर 1 से 2 के बीच में 4 छोटी रेखाएं होती हैं, जिन्हें पार करके हमारे फिर से 5 मिनट हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, घड़ी में जब भी हमारी बड़ी सुई एक नंबर से दूसरे नंबर पर पहुंचती है तो हमारे 5 मिनट हो जाते हैं। अब आपको अगर पता लगाना है कि किसी भी समय के साथ कितने मिनट हुए हैं, तो अगर आपके बड़ी सुई जो है अगर 7 पर होती है तो आपको मैंने बताया कि एक नंबर से दूसरे नंबर पर पहुंचने पे हमारे 5 मिनट होते हैं। तो इसलिए जिस नंबर पर बड़ी सुई होगी उसको आप अगर 5 से गुना कर दोगे तो हमारे मिनट निकल जाएंगे। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि 4:10 हो रहे हैं तो इसको आप कैसे दिखाओगे। 4 तो बज चुके हैं, वो छोटी सुई हमारी 4 पर रहेगी और बड़ी सुई हमारी रहेगी 2 पर। अब आप कहोगे कि 2 नंबर पर 10 मिनट कैसे हुए, तो मैं वो आपको बताती हूँ। वो ऐसे हुए क्योंकि जब एक नंबर से यानी कि 12 से हम 1 तक आए तो हमारे हुए 5 मिनट, फिर 1 से जब हम 2 पर आए तो 5 मिनट और हो गए, यानी कि हमारे हुए 10 मिनट। और इसको हम आसान तरीके से करेंगे। हमने 5 को 2 से गुना करा तो हमारा हो गया 5 दूनी 10। तो ये है घड़ी देखने का तरीका। अब हम आपका पाठ पढ़ते हैं जो कि है टिक टिक टिक, जिसमें आप पिक्चर में देख रहे हैं कि पंपोश और साजिया जो है यहाँ पर यह बात कर रहे हैं कि किसका घर स्कूल से ज़्यादा दूर है। तो पंपोश बताता है उसे स्कूल पहुँचने में 5 मिनट लगते हैं। शाजिया बताती है उसे स्कूल पहुँचने में 2 मिनट लगते हैं। तो पंपोश कहता है कि यह तो हो ही नहीं सकता क्योंकि तुम्हारा घर स्कूल से ज़्यादा दूर है। शाजिया बताती है मैं घर से 7 बजे निकलती हूँ और जब स्कूल पहुँचती हूँ तो बड़ी सुई जो कि मिनट की होती है वह 2 पर होती है। तो हुए ना 7:02। तो पंपोश कहता है
तुम गलत हो। तुम 7:10 पर स्कूल पहुंचती हो। शाजिया बोलती है, वो कैसे? तो पंपोश शाजिया को बताता है, क्या तुम ये घड़ी में जो नंबर हैं उनके बीच में पतली पतली रेखाएं देख रही हो? शाजिया ने कहा, हाँ। तो पंपोश कहता है, 12 से 2 तक मिनट की सुई 10 रेखाओं को पार कर चुकी है, तो इसलिए तुम 7:10 पर स्कूल पहुंचती हो। फिर पंपोश अपने बारे में बताता है, मैं घर से 7 बजे निकलता हूँ और जब स्कूल पहुँचता हूँ तो सुई 1 पर होती है। तो 12 से 1 के बीच में जो छोटी रेखाएं हैं वो 5 तक होती हैं। तो इसका मतलब पंपोश स्कूल पहुँचता है 7:05 पर। अब हम अभ्यास कार्य करेंगे। यहाँ पर 3 दोस्त घड़ी में अलग अलग समय देखते हैं और हमें देखना है कौन सही है। अब यहाँ पर चीकू बता रहा है कि घड़ी में 12:03 हो रहा है। बिट्टू बताता है कि घड़ी में समय 12:15 हो रहा है और पिंकी बताती है कि समय 3 बज रहे हैं। तो आपको मैंने बताया है कि जो छोटी सुई है वो घंटे की होती है। तो आप देख रहे हो घड़ी में घंटे की सुई जो है वो 3 पर है और मिनट की सुई 12 पर है। तो इसका मतलब पिंकी का बताया हुआ समय सही है, घड़ी में 3 बज रहे हैं। अब आप दूसरी घड़ी में देखोगे, चीकू कहता है कि दूसरी घड़ी में समय 7:25 हो रहा है। वहीं बिट्टू बताता है कि समय 5:07 हो रहा है और पिंकी कहती है कि समय 5:35 हो रहा है। तो आप देखोगे कि जो घंटे की सुई है वो 5 पर है, यानी कि 5 बज रहे हैं और मिनट की सुई 7 पर है। तो मैंने आपको बताया था कि जब मिनट की सुई एक नंबर से दूसरे नंबर पर जाती है तो वो 5 रेखाओं को पार करती है। तो इसलिए हम 5 से गुना करते हैं। किसको गुना करते हैं? जिस नंबर पर बड़ी सुई होती है। तो हमारी बड़ी सुई 7 पर है, 7 को हम 5 से गुना करेंगे तो 5 सते 35। तो इसका मतलब यहाँ पर भी पिंकी का बताया हुआ समय बिल्कुल सही है, 5:35। अब तीसरी घड़ी में आप देखो, चीकू समय बता रहा है कि 3:35 बज रहे हैं। बिट्टू कहता है कि समय 7:03 हो रहा है। पिंकी कहती है कि समय 7:15 हो रहा है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो हमारी घंटे की सुई है वो 7 पर है, यानी कि 7 बज रहे हैं, और हमारी मिनट की सुई 3 पर है। तो हम 3 को 5 से गुना करेंगे, 5 तियां 15। तो इसका मतलब हमारी तीसरी घड़ी में भी पिंकी ने सही समय बताया है, 7:15। अब आप देखोगे जो हमारा दूसरा अभ्यास कार्य है उसमें आपको घड़ी बना के दी है, लेकिन आपको घड़ी बना के दी है और समय बताया हुआ है, लेकिन आपको समय के अनुसार उस घड़ी में सुइयां बनानी हैं। तो हमें समय दिया हुआ है 3:10, यानी कि 3 बज गए हैं। तो हमारी जो घंटे की सुई है, जो कि छोटी वाली सुई होती है, वो हम रखेंगे 3 पर, और हमारी मिनट की सुई 10 पर, तो हम इसको रखेंगे 2 पे। तो हमारे हुए 3:10। अब हमारी दूसरी घड़ी में हमें समय दिया है 6:40। तो हम घंटे की सुई को रखेंगे 6 पर और मिनट की सुई को रखेंगे 8 पर।
अब आप देखोगे कि जब आप मिनट की सुई यानी कि 8 पर है उसको आप 5 से गुना करोगे तो 8 पंजे 40, तो हुआ ना 6:40। इसी तरह आपको करना है अब समय दिखाना है 4:45। तो यहाँ पे आप घंटे की सुई को 4 पर रखेंगे और मिनट की सुई को 9 पे रखेंगे, तो 4:45। लेकिन आप जब भी घड़ी बनाएं या समय देखें या घड़ी से मिलता जुलता कुछ भी काम करते हैं तो आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, ध्यान में रखनी है कि छोटी सुई हमारी घंटे के लिए होती है और बड़ी सुई मिनट के लिए होती है। तो हम आगे करते हैं। हमारी चौथी घड़ी में हमें समय दिखाना है 2:20। तो हमारी घंटे की सुई 2 पर रहेगी और मिनट की सुई हमारी 4 पर रहेगी, 2:20। अब हमारी जो 5वीं घड़ी है उसमें हमें समय दिखाना है 3:15, जिसमें कि हम घंटे की सुई को 3 पर रखेंगे और मिनट की सुई को भी हम 3 पर ही रखेंगे, जिससे हमारा समय हो जाएगा 3:15। अब हमारी छठी घड़ी जो कि लास्ट घड़ी है उसमें हमें समय दिखाना है 7:35। तो 7 बज चुके हैं तो घंटे की सुई को हम 7 पर रखेंगे और 35 मिनट दिखाना है हमें। तो 35 आपको पता है 5 सत्ते 35, तो यानी कि 5 को हमने किससे गुना किया, 7 से। तो हमारी जो मिनट की सुई है वो भी हम 7 पर रखेंगे, जिससे हमारा समय घड़ी पर दिखेगा 7:35। अब हमारा जो अगला कार्य है हम वो करेंगे। अब ये मैं आपसे पूछती हूँ कि क्या तुम्हें आसमान को देखना अच्छा लगता है? यदि हाँ तो तुम्हें इसमें बहुत मज़ा आएगा। इसका मतलब अगर आपको आसमान देखना अच्छा लगता है तो ये कार्य करने में आपको बहुत मज़ा आएगा। इसका जो पहला सवाल है वो है, तुम्हारे यहाँ सूरज किस समय निकलता है? तो पहले तो मैं कहूँगी कि सूरज निकलने का कभी भी एक समय नहीं होता, क्योंकि आप लोगों ने भी देखा होगा गर्मियों में सुबह जल्दी उजाला हो जाता है क्योंकि सूर्य जल्दी निकलता है, और सर्दियों में सुबह उजाला लेट से होता है क्योंकि सूरज थोड़ा लेट निकलता है। तो हम एक बीच का टाइम लेके चलते हैं। हमने देखा है कि गर्मियों में तो 5 बजे और 5:30 बजे तक सूरज निकल जाता है, लेकिन सर्दियों में 7 बजे तक सूरज निकलता है, कभी 6:30 भी निकलता है। तो हम इसमें सूरज के निकलने का समय सुबह 6:30 यानी कि 6:30 बजे लिखेंगे। अब हमें पूछा है कि सूर्यास्त किस समय होता है। तो जिस तरह सूरज के निकलने का कोई एक समय नहीं है, उसी तरह सूरज के डूबने का भी एक समय नहीं है। सर्दियों में सूरज 6 बजे डूब जाता है और गर्मियों में 7 बजे या 7:30 बजे तक भी डूबता है। तो हम इसमें सूर्यास्त का समय लिखेंगे 6:30 यानी कि 6:30 बजे। अब इसमें पूछा है, क्या हर दिन सूर्योदय और सूर्यास्त का समय एक जैसा रहता है? तो वो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि नहीं, सूर्योदय और सूर्यास्त का समय एक जैसा नहीं रहता, वो मौसम के साथ बदलता रहता है। अब आपको यह अखबार में देख के अच्छे से पता चल जाएगा। आपको अखबार लेना है और अलग अलग महीनों में आपको जाके सूर्योदय का और सूर्यास्त का समय देखना है, जिसमें कि आपको पता चलेगा कि इन दोनों का समय एक जैसा नहीं रहता। अब अगला जो कार्य है, इसमें आप फ़ोटो देख रहे होंगे। तो यह जो फ़ोटो है यह फ्रांस के
पेरिस शहर की है। इस जगह गर्मियों में सूरज रात के 9 बजे के बाद अस्त होता है। ऊपर बनी फोटो रात के वक्त खींची गई है, लेकिन सर्दियों में यहाँ शाम 4 बजे ही अंधेरा हो जाता है। तो अब आपको अंदाज़ा लगाना है कि यह किस समय की फ़ोटो है। अब यहाँ पर खुद ही फ़ोटो के बारे में बताया, शहर के बारे में बताया है कि गर्मियों में 9 बजे के बाद रात होती है और सर्दियों में 4 बजे ही अंधेरा हो जाता है। तो और यहाँ पे आप फ़ोटो में देख रहे हो कि हल्का हल्का सा उजाला है, तो इसका मतलब यह गर्मियों में रात की फ़ोटो है। अब हमारा अगला कार्य है, आपको हर एक में 2-2 घड़ी दी है और आपको बताना है कि एक घड़ी से दूसरी घड़ी में पहुंचने पर कितना समय लगा। आप देखोगे कि पहली घड़ी में 3:35 हो रहे हैं। दूसरी घड़ी में आप देखोगे कि 3:50 हो रहे हैं। तो अब आपको बताना है कि जो मिनट की सुई है उसको पहली घड़ी के समय से दूसरी घड़ी के समय तक पहुंचने में कितना समय लगा। तो आप इसमें गुनोगे, आप देखोगे कि 7 से 8 हुए 5 मिनट, फिर 8 से 9 हुए 10 मिनट, 9 से 10 हुए 15 मिनट। यानी कि जो हमारी मिनट की सुई है उसको 3:35 के समय से 3:50 तक के समय तक पहुंचने में 15 मिनट लगे। अब आपको दूसरी घड़ी में देखना है। इसमें पहली में दे रखा है 6:05 और दूसरी में दिया है 6:15। तो यहाँ पे आपको फिर से समय देखना है कि कितना समय लगा। तो हमारी मिनट की सुई को यहाँ पर 10 मिनट लगे हैं। तीसरी घड़ी में आप देखोगे कि यहाँ पर 3:40 हो रहे हैं और उसके साथ वाली घड़ी में मिनट की सुई 12 पर पहुँच गई है, यानी कि 4 बज गए हैं। तो यहाँ पर हमारी मिनट की सुई को 8 से 12 तक पहुँचने में 20 मिनट लगे हैं। अब हमारी लास्ट घड़ी में जो समय दिया है वो दिया है 7:10 और उसके साथ वाली घड़ी में समय दिया है 7:45। तो इसमें जो हमें समय लगा है आप गिनोगे, 2 से 3 पे पहुँचे 5 मिनट, 3 से 4 पे पहुँचे 10 मिनट, 4 से 5 पे पहुँचे 15 मिनट, 15 से 6 पे पहुँचे 20 मिनट, 6 से 7 पे पहुँचे 25 मिनट, 7 से 8 पे पहुँचे 30 मिनट और 8 से 9 पे पहुँचे तो 35 मिनट। यानी कि हमारी मिनट की सुई को 2 से 9 तक पहुँचने में 35 मिनट लगे। अब हमारा अगला कार्य है, आपको घंटे और मिनट की सुई कहाँ होगी यह बताना है और घड़ी में सुई बनानी है। क में आपको समय दिया है 6:20। तो 6 बज चुके हैं, तो आपको घंटे की सुई 6 पर रखनी है और 20 मिनट हो चुके हैं, तो आपको पता है 5 चौक 20। तो हमने 5 को कितने से गुना करा? 4 से, तो हमारा 20 मिनट बने। तो इसलिए हम मिनट की सुई को 4 पर रखेंगे। ख घड़ी में हमें समय दिया है 8:30। तो हमारी घंटे की सुई को हम 8 पर रखेंगे और मिनट की सुई को हम रखेंगे 6 पर। अब आप देखो हमने मिनट की सुई को 6 पर रखा है, तो 5 को 6 से आप गुना करिए, 5 6 30, तो हो गए हमारे 30 मिनट। अब हम ग घड़ी में हमें सुई को रखना है 7:10 पर। तो हमारी घंटे की सुई को हम रखेंगे 7 पर और मिनट की सुई को हम रखेंगे 2 पर। तो हमारे हुए 7:10।
हमारी घड़ी में हमें दिखाना है 5:15। तो घंटे की सुई को हम रखेंगे 5 पर और मिनट की सुई को हम रखेंगे 3 पर। तो इस तरह हम घड़ी में समय दिखा देंगे 5:15। अब हमारा अगला कार्य जो है उसमें हमें पूछा है तुम्हारे स्कूल की प्रार्थना सभा में कितना समय लगता है। अब ये आप लोगों को पता होगा, आप स्कूल जाते होंगे, आपके स्कूल में जब प्रार्थना होती है तो कितना समय उसमें लगता है, आपको वो समय यहाँ पर लिखना है। पर मैं एक अंदाजे से समय लिख देती हूँ कि अधिकतर स्कूलों में प्रार्थना सभा का जो समय है वो 30 मिनट का होता है। अब यहाँ पे पूछा है कि आधी छुट्टी कितनी लंबी होती है। मतलब जो आपकी आधी छुट्टी होती है जिसमें कि आप लोग अपना लंच करते हैं वो कितने मिनट का होता है, कितनी देर का होता है। तो हम उसके लिए भी लिखेंगे 30 मिनट, वो क्योंकि वो भी अधिकतर स्कूलों में 30 मिनट का होता है। बाकी अगर आपके स्कूल में कम समय का होता है तो आप वो लिख सकते हैं, ज़्यादा समय का होता है तो आप वो लिख सकते हैं। अब यहाँ पे पूछा है कि खेल का पीरियड कितना लंबा होता है। तो आपको जो आपका गेम्स का या खेल का पीरियड है उसका समय यहाँ पर लिखना है। तो मैं अंदाजे से यहाँ पे लिख देती हूँ 45 मिनट। हमारा जो अगला सवाल है वो यह है कि क्या यह बाकी पीरियडों जितना लंबा होता है। तो बाकी पीरियड जैसे आप और भी विषय पढ़ते होंगे, हिंदी है और सामाजिक है, इंग्लिश है, तो उन सब के बारे में पूछा है कि उन सब के भी इतना ही समय लगता है। तो आपको लिखना है, अगर आपका खेल का पीरियड और बाकी पीरियड्स का समय सेम है तो आपको लिखना है हाँ, और अगर अलग है तो आपको लिखना है नहीं। अब नीचे यहाँ साइड में ये लड़की कहती है खेल का पीरियड और आधी छुट्टी का समय बहुत छोटा लगता है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे कह रही है कि जो खेल का पीरियड है और आधी छुट्टी का समय बहुत ही छोटा लगता है, क्योंकि खेलने कूदने का और खाने का समय हमारा बहुत ही जल्दी निकल जाता है इस वजह से। तो वो आपको देखना है कि आपको भी छोटा लगता है या नहीं लगता है। अब हमारा अगला कार्य है नीचे लिखे कार्यों को पूरा होने में कितना समय लगेगा। पहले अंदाज़ा लगाओ, फिर अपने अंदाजे को घर पर जाकर जांचो। तो ये जो यहाँ पे 3 कार्य दिए हैं, पहले आपको इसमें समय का अंदाज़ा लगाना है और फिर आपके घर में जब ये काम होते हैं तो आपको जांचना है कि आपने जो अंदाज़ा लगाया है वह सही है या गलत है। तो इसमें पहले पूछा है 1 लीटर दूध उबालने में कितना समय लगता है। तो मेरे अंदाजे से 1 लीटर दूध उबालने में 8 से 10 मिनट लगता है। अब ये आप घर में जांचेंगे कि जब दूध उबलेगा आपको देखना है कि कितना समय लगा और जो हमारा अंदाज़ा है वो सही है या गलत है। अगला हमें पूछा है 1 बाल्टी पानी भरने में कितना समय लगता है। तो इसमें भी हम अंदाज़ा लगाएंगे कि 1 बाल्टी में 4 से 5 मिनट में पानी भर जाएगा। उसके बाद हमें पूछा है अपना कमरा साफ़ करने में कितना समय लगेगा। तो कमरा साफ़ करने के लिए हम कहेंगे 5 से 10 मिनट, क्योंकि अगर छोटा कमरा होगा तो थोड़ा कम समय लगेगा और बड़ा कमरा होगा तो थोड़ा ज़्यादा समय भी लग सकता है। तो वो आपको घर में जांचना है। आगे है करके देखो, तुम 1 मिनट में कितनी बार यह कर सकते हो। तो हमें ये देखना है कि जो इसमें कार्य दिए हैं आप 1 मिनट में कितनी बार कर सकते हो। सबसे पहले आपको समय देखना है, आपको फिर चुटकी बजाना शुरू करना है और जैसे ही 1 मिनट पूरा हो जाएगा आपको चुटकी बजाना बंद कर देना है और आपको फिर जांचना है कि आपने 1 मिनट में कितनी बार चुटकी बजाई। ख है रस्सी कूदना, इसमें भी आपको ऐसे ही करना है। आपको समय देखना है और 1 मिनट तक आप कितनी बार रस्सी कूद सकते हो वो आपको देखना है। फिर है ग ऊपर नीचे कूदना, यहाँ पे आपको लिखना है
कि आप 1 मिनट में कितनी बार ऊपर नीचे कूद सकते हो। घ के लिए इन्होंने कहा है कुछ और ऐसे मज़ेदार खेल सोचो और खाली जगह में भरो। अब इसके लिए आपको खुद ही खेल सोचना है कि आप 1 मिनट में कौन सा खेल 1 मिनट तक कितनी बार कर सकते हो। वो आपको पहले खेल का नाम लिखना है और फिर 1 मिनट में कितनी बार कर सकते हो वो लिखना है यहाँ पर। इसके बाद है तुम्हारे लिए एक चुनौती है। तो यहाँ पे चुनौती क्या है आपके लिए कि आप बिना रुके कितनी देर तक बोल सकते हो। सबसे पहले आपको बोलना शुरू करना है, समय देखना है, बोलना शुरू करना है और जब तक आप बिना रुके बोलेंगे आपको बोलना है और फिर समय देखना है कि आपने बिना रुके कितनी देर बोला। उसके बाद है आपको एक टांग पर खड़े होना है। आप एक टांग पर खड़े होइए और समय देखिए कि आप कितनी देर तक एक टांग पर खड़े रह पाए हैं। लेकिन ध्यान रखिए जैसे ही आपकी दूसरी टांग फर्श पर छू जाए या आप गिर जाएं तो आपका समय ख़त्म हो जाएगा। आपका समय सिर्फ वहीं तक होगा जहां पर कि आप एक टांग पर खड़े रहेंगे। फिर है कि आप बिना रुके कब तक गा सकते हैं। आपको बिना रुके गाना है और जैसी आपकी आवाज़ रुक जाएगी आपका समय भी समाप्त हो जाएगा और आपको देखना है आपने कितनी देर तक लगातार गाया। अब आपसे पूछा है तुम्हें इनमें कितना समय लगेगा। 50 मीटर की दौड़ में। तो यहाँ पे पूछा है कि अगर आप 50 मीटर की दौड़ लगाते हो तो आपको उसमें कितना समय लगेगा। तो आपको ये करना है 50 मीटर की दौड़ लगानी है और उसमें समय देखना है कितना समय लगा और फिर आपको वो यहाँ पर लिखना है। मैदान से 50 कंकड़ चुनने में। आपको मैदान से 50 कंकड़ चुनने हैं और उसमें कितना समय लगा वो लिखना है। 1 से 100 तक गिनने में। आपको 1 से 100 तक गिनती गिननी है और उसमें आपको कितना समय लगा वो यहाँ पर लिखना है। अब हमारा अगला कार्य है एक बार फिर घड़ी को देखो और पता करो। तो इसमें हमारा में पूछा है मिनट की सुई 2 से चली उसे दोबारा 2 तक आने में कितने मिनट लगेंगे। तो मैं आपको बताती हूँ कि जब कभी हमारी जो 1 से 1 नंबर से जब मिनट की सुई चलती है और दोबारा उसी नंबर पर पहुँचती है तो उसमें 60 मिनट लगते हैं। तो यानी कि मिनट की सुई को यहाँ पर दोबारा 2 तक पहुँचने में 60 मिनट लगे। में पूछा है क्या घंटे की सुई भी घूमती है। तो इसका जवाब है हाँ, घंटे की सुई भी घूमती है। उसे एक संख्या से दूसरी संख्या पर पहुँचने में कितना समय लगेगा। तो आपको ये पता होगा और आपने घड़ी में देखा भी होगा कि जब हमारी छोटी सुई जो कि घंटे की सुई होती है जब अपना नंबर बदलती है तो उसमें हमारा 1 घंटा पूरा हो चुका होता है। तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ और हमें ये भी पता है कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो जब घंटे की सुई एक संख्या से दूसरे संख्या पर पहुंचेगी तो इसका मतलब हमारा 1 घंटा पूरा हो चुका है और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो इसलिए घंटे की सुई को एक नंबर से दूसरे नंबर पर पहुंचने में 60 मिनट लगेंगे। अब आपको सवाल में पूछा है कि अपने आसपास देखो और उन कार्यों की सूची बनाओ जिन्हें पूरा होने में लगभग 1 घंटा लगता हो। अब ये आपको अपने घर में जाके जांचना है, देखना है। आपके माँ पिताजी या भाई बहन कोई भी कुछ भी काम करता है आपको उसको जांचना है कि किस कार्य में 1 घंटा लग रहा है। तो मेरे अंदाजे से तो
खाना बनाने में 1 घंटा लग सकता है। उसके बाद अगर हम टीवी पे कोई नाटक देखते हैं उसमें 1 घंटा लग सकता है। आप लोगों को अपना गृह कार्य, जो भी आप अपना स्कूल का कार्य करते हैं, उसमें भी 1 घंटा लग सकता है। कोई बैट बॉल का जो मैच है उसमें 1 घंटा लग सकता है। बाकी आप लोगों को देखना है, चेक करना है और यहाँ पर लिखना है। आगे हमें पूछा है घर में रात का खाना बनाने में कितना समय लगता है, 1 घंटे से ज़्यादा या 1 घंटे से कम। तो अब आपके घर में जब रात का खाना बनेगा आपको यह काम करना है, आपको समय देखना है और कितना समय लगा उस हिसाब से आपको यहाँ पर टिक करना है। अगर 1 घंटे से ज़्यादा समय लगा तो आप 1 घंटे से ज़्यादा पर टिक करेंगे। अगर 1 घंटे से कम समय लगा तो 1 घंटे से कम पर आप टिक कर देंगे। उसके बाद आपको अपने पिताजी से पूछना है कि क्या वह भी खाना उतनी ही जल्दी बना सकते हैं जितनी जल्दी तुम्हारी माँ बनाती है। तो अगर आपके पिताजी हाँ का जवाब देते हैं तो आप हाँ को टिक करेंगे। अगर ना पे जवाब देते हैं तो ना को टिक कर देंगे। अब आप मुझे ये बताइए कि कौन से खेल 1 घंटे से कम समय में पूरे हो जाते हैं। तो आप जो जो खेल अपने दोस्तों के साथ, भाई बहनों के साथ खेलते हैं उसमें आपको समय देखना है कि कौन से खेल में 1 घंटे से कम समय लगता है। उन खेलों के नाम आप यहाँ पे लिखोगे। और जो मुझे खेल पता है जिसमें कि 1 घंटे से कम समय लगता है वो है लूडो, सांप सीढ़ी और कैरम बोर्ड। अब यहाँ पे पूछा है एक फुटबॉल मैच कितने समय का होता है। तो जो फुटबॉल मैच है वो 90 मिनट का होता है। तो बच्चों ये जो हमारा पाठ है टिक 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 थोड़ा बड़ा है, तो इसको हम क्या करेंगे, 2 हिस्सों में पढ़ेंगे। एक हिस्सा आज हम पढ़ चुके हैं, आगे का हिस्सा जो कि रानी की डायरी से हम शुरू करेंगे उसको अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तो अभी जो मैंने आपको पढ़ाया है इसको आप ध्यान से दोबारा पढ़िए और जो कार्य है उसको पूरा करिए। तो मिलते हैं अगली कक्षा में। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आज का हेलो बच्चों, मैं आ गई हूँ आपका पाठ टिक 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 पूरा करने के लिए। तो आपको याद तो होगा लेकिन जो हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था किस तरह हम घड़ी में समय देखते हैं, किस समय में कितने समय में हम कौन सा कार्य पूरा करते हैं, हम 1 मिनट में किस कार्य को कितनी बार कर सकते हैं, तो ये आपको याद ही होगा। अब हम इसके आगे यानी कि रानी की डायरी से पढ़ते हैं और अपने पाठ को पूरा करते हैं। वैसे मुझे इस पाठ में बहुत मज़ा आ रहा है, आपको आ रहा होगा, आ रहा है ना? तो चलो अब हम अपना पाठ पूरा करते हैं रानी की डायरी से। यहाँ पे रानी अपने दोस्तों से बोलती है, आओ मेरी छोटी बहन को देखने चलो। फिर वह जाकर अपनी माँ से बोलती है, माँ मैं मुनिया के लिए मिठाई लाई हूँ। तो माँ बोलती है, पर वह नहीं खा सकती, वह अभी बहुत छोटी है। तो रानी बोलती है, और वह बोलती भी नहीं है। तो उसको माँ कहती है, जैसे जैसे वह बड़ी होगी धीरे धीरे यह सब करने लगेगी। अब यहाँ पर आप देखोगे कि सबसे ऊपर पहले महीनों के नाम लिखे हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इसके बाद रानी कहती है, मैं अपनी डायरी में लिखूंगी कि कब उसने बोलना, खाना व चलना शुरू किया। अब नीचे ये रानी की डायरी के कुछ पन्ने हैं जो कि आगे पीछे करके कैसे भी हमें दिखा दिए हैं, जिसमें बताया है 5 मार्च 2005 को मुनिया पैदा हुई।
15 सितंबर 2005 को मुनिया का पहला दांत निकला। 10 नवंबर 2005 को मुनिया ने बैठना सीखा। 20 नवंबर 2005 को मुनिया ने घुटनों के बल चलना शुरू किया। उसके बाद 5 जनवरी 2006 को मुनिया पैरों पर खड़ी हुई। 5 सितंबर 2006 को मुनिया ने एक केला खाया। फिर 2 फरवरी 2006 मुनिया ने चलना शुरू किया। अब यहाँ पे पन्ने आगे पीछे रख दिए हैं, लेकिन आपको मुनिया की समय रेखा में इन्हें सही क्रम में लिखना है। मतलब जो मुनिया ने काम पहले करा है उसको पहले लिखना है और जो बाद में करा है उसको बाद में लिखना है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे 5 मार्च 2005 को मुनिया पैदा हुई थी। उसके बाद हम लिखेंगे 15 सितंबर 2005 जिस दिन मुनिया का पहला दांत निकला। उसके बाद हम लिखेंगे 10 नवंबर 2005 जिस दिन मुनिया ने बैठना सीखा। उसके बाद 20 नवंबर 2005 जब मुनिया ने घुटनों के बल चलना शुरू किया। फिर है 5 जनवरी 2006 जब मुनिया पैरों पर खड़ी हुई। उसके बाद 2 फरवरी 2006 जब मुनिया ने चलना शुरू किया। और सबसे आखिरी में 5 सितंबर 2006 जब मुनिया ने एक केला खाया। तो इस तरह हमने समय रेखा में इन सब पन्नों को सही क्रम में लिख दिया है। अब आपको बताना है मुनिया का पहला दांत सितंबर में निकला। तो आप देखोगे कि कब निकला है, 15 सितंबर 2005 को। तब वह कितने महीने की थी? तो आपको 5 मार्च से 15 सितंबर तक गिनना है कि वह कितने महीने की हुई जब उसका पहला दांत निकला। तो आप गिनोगे मार्च से 5 अप्रैल, फिर मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, यानी कि 6 महीने। और 5 सितंबर तक तो 6 महीने हो गए और 5 सितंबर से 15 सितंबर तक हुए 10 दिन। तो यानी कि जब मुनिया का पहला दांत निकला तो वह 6 महीने 10 दिन की थी। अब हमारा अगला सवाल है मार्च से सितंबर तक कितने महीने बीत गए? तो हमने अभी गिना था, मार्च से सितंबर तक 6 महीने बीत चुके हैं। अब आपको बताना है मुनिया कितनी बड़ी थी जब वह बैठी। तो आप यहाँ पे देखोगे कि उसने बैठना सीखा था 10 नवंबर 2005 को। तो यानी कि हुए हमारे, आप 5 मार्च से 10 नवंबर तक गिनोगे तो मुनिया ने जब बैठना सीखा तो वो उस दिन 8 महीने और 5 दिन की थी। अब आपको बताना है जब उसका पहला दांत निकला तो वह कितने महीने की थी, तब वह कितनी बड़ी थी? तो जब उसका पहला दांत निकला वह 6 महीने और 10 दिन की थी। अब आपको यहाँ पे अगले सवाल में बताना है कि उसने पहले क्या किया। क में लिखा है चलना या केला खाना। तो आप देखोगे यहाँ पे कि मुनिया ने चलना शुरू किया था 2 फरवरी 2006 को और उसने केला खाया था 5 सितंबर 2006 में। तो यानी कि उसने पहले चलना शुरू किया। ख में पूछा है कि उसने पहले घुटनों के बल चलना शुरू किया या खड़े होना शुरू किया। तो उसने घुटनों के बल चलना शुरू किया था 20 नवंबर 2005 को और उसने खड़े होना शुरू किया था 5 जनवरी 2006 को। तो यानी कि मुनिया ने पहले घुटनों के बल चलना पहले शुरू किया। अब आगे आप देखोगे कि यहाँ पर रानी के यहाँ एक लाडला पिल्ला था
2 सप्ताह के बाद उसने आंखें खोली। रानी ने पिल्ले को इस प्रकार बढ़ते हुए देखा। तो पिल्ला जब 3 सप्ताह का हुआ, यानी कि 3 हफ्ते का, तो उसके खाने के दांत निकले और उसने खाना शुरू किया। उसके बाद जब पिल्ला 4 सप्ताह का हुआ, यानी कि 4 हफ्ते बाद, उसने आसपास चलना शुरू किया, लेकिन डगमगाते हुए। वो चलता तो था लेकिन कभी गिर जाता था, कभी लड़खड़ाता था। फिर 7 महीने बाद उसके सारे दांत आ चुके थे। फिर आप देखोगे कि जो पिल्ला था 1 साल बाद वह खुद पूरी कुतिया बन चुका था और उसके अपने पिल्ले थे। अब आपको क्या करना है, जैसे हमने मुनिया की समय रेखा बनाई थी, उसी प्रकार आपको पिल्ले की समय रेखा बनानी है। तो आप एक कोई सी भी तारीख अपने दिमाग में सोच कर लिखेंगे। उसके बाद जिस हिसाब से यहाँ पर दिया है कि 3 सप्ताह बाद उसने खाने के दांत निकले, 4 सप्ताह बाद उसने आसपास चलना शुरू किया, तो उस तारीख से आप पहले 3 सप्ताह बाद की तारीख लिखेंगे, फिर 4 सप्ताह बाद की तारीख लिखेंगे और 7 सप्ताह बाद की तारीख लिखेंगे। और उसके बाद लास्ट में आप जिस तारीख पे आपने ये शुरू किया था, जैसे कि मैं एक अंदाज़ा लगाती हूँ, हमने लिखा कि 1 जनवरी 2006 को वो पैदा हुआ था पिल्ला, तो 1 साल बाद यानी कि 1 जनवरी 2007 को वो 1 साल का हो जाएगा और वह एक पूरी कुतिया हो चुका होगा और उसके अपने पिल्ले भी होंगे। अब अगले कार्य में आपको क्या करना है, मुनिया और रानी के पिल्ले के बारे में नीचे लिखी गई बातों की तुलना करनी है। तुलना करना मतलब आपको देखना है कि किसने किस समय में क्या किया। तो यहाँ पे पहले मुनिया के लिए पूछा है कि उसने चलना शुरू किया, तो मुनिया ने चलना शुरू किया था 11 महीने बाद। और हमें पिल्ले के लिए पूछा है, तो पिल्ले ने चलना शुरू किया था 4 हफ्ते बाद। फिर हमें पूछा है कि मुनिया ने पहली बार खाना खाया, तो आप देखोगे उसने पहली बार जो खाना खाया था वो था 6 महीने बाद, और पिल्ले ने जो खाना खाया था वह खाया था 3 हफ्ते बाद। अब यहाँ पे पूछा है कि शुरुआती दांत कब निकले, तो मुनिया के जो शुरुआती दांत है वह निकले थे 6 महीने बाद और पिल्ले के जो शुरुआती दांत हैं वह निकले थे 3 हफ्ते बाद। अब हमारा अगला कार्य है पता करो। आपको क्या पता करना है, तो यहाँ पे हमें यह पता करने को कहा है क्या सभी जंतु एक बराबर तेजी से बड़े होते हैं। अब जंतु जो इसमें लिखे हैं वो लिखे हैं मुर्गी, गाय, चिड़िया। तो वो हम सभी को पता है कि जितने भी प्रकार के जंतु होते हैं सबके बढ़ने का जो तेजी होती है वो अलग अलग होती है। कोई धीरे धीरे बढ़ता है, कोई जल्दी जल्दी बढ़ता है। तो इसका जो जवाब है वह है नहीं। इसके बाद आपको यहाँ पे कहा है एक नन्हे जंतु और बड़े हुए जंतु का चित्र बनाओ। जैसे कि आप यहाँ पे भी चित्र में देख रहे हो कि छोटा जंतु भी है और फिर उसी के रूप में बड़ा भी है, तो आपको भी ऐसे ही बनाना है। इसके बाद यहाँ पर चित्र खिंचवाने के लिए तैयार दादाजी के चित्र हैं। तुम्हें कौन सबसे ज़्यादा बूढ़ा दिखता है ये आपको बताना है। तो अप्पू हाथी के दादाजी हैं 95 साल के, चूचू चूहे के दादाजी हैं 2 साल के और रानी के दादाजी हैं 70 साल के। तो अब आपको सबसे पहले तो ये बताना है कि अप्पू के दादाजी रानी के दादाजी से कितने बड़े हैं। तो अप्पू के दादाजी की आयु है 95 वर्ष और रानी के दादाजी की आयु है 70 वर्ष। तो 95 में से आप 70 को घटा कर दोगे तो 25 वर्ष, यानी कि अप्पू हाथी के दादाजी रानी
के दादाजी से 25 वर्ष बड़े हैं। अगले सवाल में हमें पूछा है, क्या चूचू के दादाजी कभी अप्पू के दादाजी जितने बड़े होंगे? तो इसका जवाब है नहीं, चूचू के दादाजी इतने बड़े नहीं होंगे। अगला सवाल हमें पूछा है, चूचू चूहे के दादाजी रानी के दादाजी से कितने बड़े हैं? तो चूचू चूहे के दादाजी रानी के दादाजी से कितने छोटे हैं? तो रानी के दादाजी की आयु है 70 वर्ष और चूचू चूहे के दादाजी की आयु है 2 वर्ष। तो 70 में से आप 2 घटा दोगे यानी कि 68 वर्ष। तो जो रानी के दादाजी हैं वो चूचू चूहे के दादाजी से 68 वर्ष बड़े हैं। अब हमारा अगला कार्य है छुट्टियों में मौज मस्ती। तो वो आप सब लोग भी करते ही होंगे मौज मस्ती। जैसे ही छुट्टियां पड़ती होंगी आप पढ़ाई तो भूल ही जाते होंगे और आप क्या क्या आपको खेलना है, कहाँ आपने जाना है, क्या करना है, आप लोग भी सोचने लग जाते होंगे। तो इसी तरह यहाँ पर आतिफ और शबाना भी अपनी छुट्टियों के बारे में बात कर रहे हैं। आतिफ की छुट्टियाँ शुरू हो गई हैं। वह बहुत खुश है। उसने छुट्टियों के लिए कुछ मज़ेदार योजनाएं बनाई हैं जिन्हें वह अपनी चचेरी बहन शबाना को बताना चाहता है। इसलिए उसने शबाना को एक पत्र लिखा। अब आप पत्र में देखेंगे सबसे पहले ऊपर एक शहर का नाम है अजमेर, जहाँ पर कि आतिफ रहता है। उसके बाद ये तारीख लिखी है 1506 यानी कि 1/5/2006। तो ये तारीख इसलिए लिखी है कि आतिफ ने इस तारीख को यह पत्र लिखा। अब आतिफ लिखता है, प्यारी शबाना आपा, आदाब, आप कैसी हैं? मैं यहाँ ठीक हूँ आपा। आज से मेरी छुट्टियाँ शुरू हो गई हैं। स्कूल अब 30/6/2006 को खुलेंगे। मैं 5/5/2006 को नानी के घर जा रहा हूँ। मैं 20/5/2006 को वापस आऊँगा। आपके स्कूल कब बंद होंगे? आप यहाँ क्यों नहीं आ जाती? हम मिलकर खूब मौज करेंगे। खुदा हाफिज, आतिफ। अब लास्ट में जो भी पत्र लिखता है वह अपना नाम ज़रूर लिखता है कि यह पत्र किसने लिखा है। अब शबाना को, जो नागपुर में रहती है, यह पत्र 6/5/2006 को मिला। उसने आतिफ को जवाब भेजा। अब आप दूसरे पत्र में देखेंगे ऊपर शहर का नाम लिखा है नागपुर, क्योंकि शबाना जो है वो नागपुर में रहती है, और तारीख लिखी है 7/5/2006, क्योंकि शबाना इस तारीख में यह पत्र लिख रही है। अब शबाना लिखती है, प्यारे आतिफ, सलाम, मैं यहाँ ठीक हूँ। मुझे कल तुम्हारा पत्र मिला। छुट्टियाँ मुबारक। मेरा स्कूल 1 जून 2006 को बंद होगा और 10 अगस्त को खुलेगा। मैं स्कूल ट्रिप पर गोवा जा रही हूँ और 7/6/2006 को वापस आऊँगी। उसके बाद मैं अजमेर आने की कोशिश करूँगी। अलविदा शबाना। आतिफ ने अपना पत्र 1/5/2006 को लिखा। क्या तुम पत्र की तारीख पढ़ना जानते हो? तो आपने देखा है कि यहाँ पर जो पत्र में तारीख लिखी है उनको संख्याओं में लिखा है, 1, फिर 5, फिर 0, 6। लेकिन इस तारीख को हम शब्दों में दूसरे तरीके से ऐसे लिख सकते हैं। 1, उसके बाद जो 5 लिखा है वो महीने के लिए होता है, और हमारा जो 5वां महीना होता है वो होता है मई। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 1 मई 2006। अब नीचे लिखी तिथियां बताओ। तो आपको संख्याओं में तिथियां दी हुई हैं और इनको शब्दों में लिखना है, यानी कि जो महीना है उसको महीने के नाम से लिखना है, और जो 06 है उसको पूरा 2006 करके लिखना है।
तो पहली तारीख है 5/5/06, इसको हम लिखेंगे 5 मई 2006। अगली तारीख है 20/5/06, इसको हम लिखेंगे 20 मई 2006। फिर है 7/6/2006, तो इसको हम लिखेंगे 7 जून 2006। लास्ट है हमारी तारीख 1/1/07, इसको हम लिखेंगे 1 जुलाई 2007। अब जो हमें नीचे लिखी तिथियों को अंकों में लिखो। अब आपको महीनों के नाम के साथ तिथि लिख के दी है और आपको संख्याओं में लिखनी है, अंकों में लिखनी है। तो यहाँ पे लिखा है 1 जून 2006, तो आप इसको लिखेंगे 1/6/06। फिर लिखा है 30 मई 2006, तो इसको आप लिखेंगे 30/5/06। फिर है 10 अगस्त 2007, तो आप लिखेंगे 10/8/07। अब अगला हमारा जो सवाल है, इसमें हमें पूछा है कि पत्र को अजमेर से नागपुर पहुंचने में कितना समय लगा। तो यहाँ पे आप देखोगे कि आतिफ ने जो पत्र लिखा था वो 1 तारीख को लिखा था, 1 मई को, और वह नागपुर पहुंचा है 6 मई को। तो यानी कि पत्र पहुंचने में 5 दिन लगे। अब अगला सवाल हमें पूछा है, आतिफ अपनी नानी के घर कितने दिन रहेगा। तो यहाँ पे आतिफ ने बताया था कि वह 5 मई 2006 को नानी के घर जा रहा है और 20 मई को वापस आएगा। तो इसका मतलब 15 दिन। आतिफ अपनी नानी के घर 15 दिन रहेगा। अब नीचे कहा है, नीचे लिखी तालिका को पूरा करो। तो यहाँ पे आपको पहले बताना है कि शबाना की छुट्टियाँ किस तारीख से किस तारीख तक पड़ी और दिनों की संख्या आपको गिन के बतानी है। तो जो शबाना की छुट्टियां थी वह आपने देखा है कि 1 जून 2006 से लेकर 9 अगस्त 2006 तक थी और जिसमें कि दिन हुए 70 दिन। अब आपको आतिफ की छुट्टियां देखनी है। तो आतिफ की छुट्टियां जो है वह है 1 मई 2006 से 30 जून 2006 तक। तो आतिफ की जो छुट्टियों के दिन हैं वो हुए 60 दिन। अब आपको बताना है कि किसकी छुट्टियां ज़्यादा है, शबाना की या आतिफ की। तो आपने ऊपर देखा है, हमने दोनों की छुट्टियों के दिनों की संख्या देखी। शबाना की छुट्टियां 70 दिन की थी और आतिफ की 60 की। तो शबाना की छुट्टियां ज़्यादा हैं। अब आपको अगला कार्य जो है उसमें लिखा है, तुम्हारे स्कूल में और कौन सी लंबी छुट्टियां होती हैं उन सब की तिथियों के बारे में लिखो। तो यह कार्य आपको खुद से करना है क्योंकि आपके स्कूल में गर्मियों की छुट्टियां कब से पड़ती हैं और कब तक पड़ती हैं यह आपको पता होगा, और कितने दिन की छुट्टी होती है यह भी आपको पता होगा। तो यहाँ पे गर्मियों की छुट्टियाँ, शरतकालीन छुट्टियाँ, सर्दी की छुट्टियाँ और वार्षिक परीक्षा के बाद की छुट्टियां हैं। तो आपको इन सब छुट्टियों की तारीख लिखनी है कि कब से छुट्टियां शुरू हुई और कब छुट्टियां आपकी ख़त्म हुई, और फिर उन छुट्टियों में कितने दिन हुए वो दिनों की संख्या में आपको लिखना है। अब हमारा जो अगला कार्य है वह है 15 मई 2006 को चंद्रन मक्खन खरीदने एक दुकान में गया। उसने मक्खन के पैकेट को अच्छी तरह जांचा और देखा कि मक्खन खाने लायक है
या नहीं। तो उसके जांचने का कारण क्या था? आपने देखा होगा कि आप कोई भी चीज़ खाने की खरीदते हो तो उस पे उसकी पैकिंग की डेट होती है कि किस तारीख को वो पैक हुआ था। उसके बाद एक उस पे उसकी समाप्ति तिथि यानी कि एक्सपायरी डेट भी होती है, जिस डेट के बाद हम उस चीज़ को नहीं खा सकते। तो यहाँ पे चंद्रन वही जांच रहा था। तो मक्खन के पैकेट पर लिखा था पैकिंग की तिथि से 180 दिनों के भीतर खा लिया जाए, यानी कि जो पैकिंग की तिथि उसमें दी है उसके बाद 180 दिन के अंदर अंदर मक्खन खा लिया जाना चाहिए। फिर उसने पैकिंग की तिथि देखी, वह थी 15 जनवरी 2006। अब तुम उसको यह पता लगाने में मदद करो कि उसे मक्खन खरीदना चाहिए या नहीं। तो अब हम उसकी मदद करेंगे। मक्खन को किस महीने में पैक किया गया था? तो यहाँ पे आप देखोगे कि मक्खन की पैकिंग की तिथि दिखाई है 15/1/2006 और एक मतलब हमारा पहला महीना जो कि जनवरी होता है। तो मक्खन को जनवरी के महीने में पैक किया गया था। इसके बाद पूछा है 15/1/2006 के 180 दिन बाद कौन सी तिथि होगी? तो हमने यहाँ पे गिना है 15, एक से आप गिनोगे 180 दिन, एक महीने में आपको पता है 30 दिन होते हैं। तो इस हिसाब से हमने जब हिसाब लगाया तो हमारी जो 180 दिन के बाद की तिथि है वो है 15 जुलाई 2006। क्या चंद्रन 15 मई 2006 को मक्खन खा सकता है? तो हमने देखा है कि 15 जुलाई तक उसकी तिथि है, तो यानी कि 15 मई को चंद्रन मक्खन खा सकता है। जब तुम कुछ चीज़ खरीदते हो तो पैकिंग की तिथि देखते हो। अब ये आपको पूछा है कि जब आप कुछ खाने की चीज़ खरीदते हो तो उसमें तारीख देखते हो कि वह कब पैक हुआ, उसकी एक्सपायरी डेट कब है। क्या तुमने दवाइयों पर अवधि समाप्त होने की तिथि लिखी देखी है? जब हम कोई दवाई लेते हैं तो यह पूछ रहा है कि उसमें आपने डेट देखी है, अवधि समाप्त होने की तिथि देखी है। समाप्ति की तिथि यह बताती है कि किस तिथि के बाद दवाई लेना हानिकारक हो सकता है। अब यहाँ पे लिखा है पता करो और कौन कौन सी चीज़ें काल अवधि यानी कि समाप्ति तिथियों के साथ आती है। खांसी के सिरप की बोतल पर लिखा था उत्पादन तिथि 7/3। जो खांसी का सिरप होता है, आप खांसी की दवाई लेते होंगे, उस पर लिखा था उत्पादन तिथि 7/3। तो 7 हमारा होता है महीने के लिए यानी कि जुलाई, और 03 मतलब 2003 जो कि हमारे वर्ष के लिए है। अब इसमें लिखा है कि समाप्ति तिथि 7/05। इससे पता चलता है कि दवाई कौन से महीने और कौन से साल तक सुरक्षित है, यानी कि जुलाई 2005 तक दवाई सुरक्षित है, लेकिन उसके बाद अगर आप लेते हो तो वह सुरक्षित नहीं होगी। क्या खांसी के सिरप को सितंबर 2005 में लेना सुरक्षित होगा? तो हमने यहाँ पे अभी पढ़ा है कि वह 7/2005 तक सुरक्षित है। 7वां महीना होता है जुलाई का, और यहाँ पे ये पूछ रहा है सितंबर के लिए, तो हम लिखेंगे नहीं, सितंबर 2005 में यह खांसी की दवाई लेना हमारे लिए सुरक्षित नहीं है। अब हमारा अगला जो है तुतुन की रेल छूट गई। तो ये तो सुनने में ही कितना मतलब मजाकिया सा लग रहा है। हम इसको पढ़ेंगे। तुतुन का स्कूल गर्मियों की छुट्टियों के लिए बंद हो गया। वह अपनी नानी के घर गया। वहाँ वह अपने चचेरे भाई बहनों से मिला। उसे बहुत मज़ा आ रहा था और वह वापस घर नहीं जाना चाह रहा था। अब तुतुन की माँ उससे कहती है, तुतुन अपना सामान बांधो, गाड़ी शाम को 5:30 पर जाएगी। तो तुतुन कहता है, ओह नहीं, हम कितनी जल्दी वापस जा रहे हैं, काश हमारी रेल छूट जाए।
तुतुन अपने माता पिता के साथ 5:15 पर स्टेशन पहुंचा, पर सोचो क्या हुआ होगा। उनकी रेलगाड़ी सचमुच छूट गई। यहाँ पर जैसे ही तुतुन को पता चलता है कि रेलगाड़ी छूट चुकी है तो वह खुश हो जाता है और कहता है, हुर्रे, मज़ा आ गया, इसका मतलब मैं वापस नहीं जा रहा हूँ। क्या तुम सोच सकते हो कि उनकी गाड़ी क्यों छूटी? नहीं सोच सकते? तो चलो मैं आगे आपको बताती हूँ। असल में गाड़ी सुबह 5:30 पर चल दी थी। तुतुन के माता पिता परेशान थे। उन्होंने स्टेशन मास्टर से कहा, हमारे टिकट पर तो 5:30 लिखा है। तो स्टेशन मास्टर कहते हैं, लेकिन सर इसका मतलब है सुबह 5:30 पर। तो तुतुन के पिताजी बोलते हैं, ओह हाँ, ये तो मैं भूल ही गया था। रेलवे में शाम के 5:30 को 17:30 लिखा जाता है। तो तुतुन कहता है, क्यों? तो उसकी माँ बताती है, क्योंकि वहाँ 24 घंटे की घड़ी प्रयोग में लाई जाती है। अब आप इस चार्ट को देखो, यह तुम्हारी घड़ी और 24 घंटे वाली घड़ी में अंतर बताती है। इसे पूरा करने की आप कोशिश भी करेंगे। तो एक तरफ हमें दी है 12 घंटे की घड़ी और दूसरी तरफ हमें दिया है 24 घंटे की घड़ी और इन दोनों का समय बताया है। तो 12 घंटे की जो घड़ी होती है उसमें जब दोपहर के 1 बजते हैं तो 24 घंटे की घड़ी के अनुसार उसमें 13 घंटे होते हैं। 12 घंटे की घड़ी में दोपहर 2 बजे तो 24 घंटे की घड़ी के अनुसार 14 घंटे। 12 घंटे की घड़ी के अनुसार 3 बजे तो 24 घंटे की घड़ी के अनुसार 15 घंटे। दोपहर के 3:30 यानी कि 3:30 बजे पर 24 घंटे की घड़ी के अनुसार हो जाएंगे 15:30। अब आप यहाँ पे देखोगे कि 12 घंटे की घड़ी में जब शाम के 6 बजते हैं तो 24 घंटे की घड़ी में 18 घंटे होते हैं। जब 12 घंटे की घड़ी में शाम के 9 बजते हैं तो 24 घंटे की घड़ी में 21 घंटे होते हैं। और मध्य रात्रि 12 बजे 12 घंटे की घड़ी में जब मध्य रात्रि के 12 बजते हैं तो 24 घंटे के घड़ी के अनुसार उसमें 24 घंटे हो चुके होते हैं। तो क्या अब तुम बता सकते हो कि इसे 24 घंटे वाली घड़ी क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो हमारे घरों में हम जो हाथ में घड़ी पहनते हैं उसमें आपने देखा होगा कि 1 से 12 तक नंबर होते हैं, लेकिन जो रेलवे स्टेशंस पर जो घड़ी होती हैं उनमें 1 से लेके 24 तक नंबर होते हैं। इस वजह से उसको 24 घंटे वाली घड़ी कहा जाता है। मान लो कि गाड़ी रात 8:30 पर छूटती है तो रेलवे टिकट पर क्या समय लिखा होगा ये आपको बताना है। तो उस पे समय आपको गिनना है और देखना है कि कितना लिखा होगा। उस पर लिखा होगा 20:30। 12 घंटे वाली घड़ी में एक ही समय 2 बार आता है, जैसे कि 5:30 सुबह भी होते हैं, 5:30 शाम को भी होते हैं, लेकिन एक फ़र्क होता है। और वो फ़र्क क्या होता है? वो यह होता है कि जो सुबह के 5:30 होते हैं उसके साथ हम AM लिखते हैं और जो शाम के 5:30 होते हैं उसके साथ हम PM लिखते हैं। अब यहाँ पर पूछा है कि दोपहर 12:30 बजे कितना समय होगा? तो उसकी माँ बोलती है यह 12:30 PM है। दोपहर 12 बजे से मध्य रात्रि तक हम PM कहते हैं। तो अब आगे हमें बोला है, तुमने सूरज के उगने और डूबने का समय जरूर देखा होगा। उसी समय को AM और PM का प्रयोग किया जाता है, यानी कि सुबह जब सूरज उगता है तो हम उसके लिए AM और शाम को जब सूरज डूबता है तो उसके लिए
PM लिखा जाता है। अब यहाँ पे सूर्योदय और सूर्यास्त का समय आपको लिखना है। उसके बाद आपको यहाँ पर बताना है कि 24 घंटे वाली घड़ी को तुमने कहाँ कहाँ प्रयोग में आते देखा है। तो आपने जहाँ जहाँ देखा है आपको वो लिखना है। बाकी मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने कहाँ कहाँ पे देखा है। मैंने 24 घंटे वाली घड़ी को जो देखा है वो मैंने एक देखा है रेलवे स्टेशन पर, जहाँ पर कि आप लोगों देखते ही होंगे, आप लोग ट्रेन लेते हैं, आप जहाँ से ट्रेन में बैठते हैं, बहुत सारी ट्रेन होती हैं वहाँ पर। दूसरा मैंने 24 घंटे वाली घड़ी को देखा है एयरपोर्ट पर, जहाँ पर कि हवाई जहाज़ चलते हैं, हवाई जहाज़ जहाँ से चलते हैं। और तीसरा मैंने देखा है बस स्टेशन पर, जहाँ पर बहुत सारी बस एक साथ एकत्रित होती हैं और अलग अलग जगह के लिए हम जहाँ से बस लेते हैं। तो अब हमारा जो पाठ है टिक 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 यहाँ पर ख़त्म होता है। ये पाठ मुझे तो बहुत ही मज़ेदार लगा। आपको कैसा लगा आप भी बताइए और इसको अच्छे से पढ़िए और अच्छे से समझिए। तो अब हम मिलते हैं अगली कक्षा में।